बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सीरीज़ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेसन नंबर 7 है और इसका टाइटल है मटेरियल। इस लेसन में हमने जो लास्ट लेक्चर में दो इन्वेंट्री सिस्टम पढ़े थे, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इनको समझेंगे कि ये दोनों जो हैं सिस्टम ये क्या हैं और किस तरह ये इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था कि जो परपेचुअल सिस्टम होता है वो एक कंटिन्यूस किस्म कैलकुलेशन वाला सिस्टम है। ठीक है, उसमें आप जो इन्वेंट्री है हर जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद उसको अपडेट करते हैं और आपको फिंगर टिप्स से पता होता है कि परपेचुअल सिस्टम में अभी आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी पड़ी हुई है। और जो दूसरा सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और इसमें जो आप इन्वेंट्री है उसको ना जस्ट एज एक्सपेंस जो है वो कैटर करते हैं। तो अभी हम इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम a complete and continuous record of movement of each inventory item is maintained. Perpetual records are useful in preparing monthly, quarterly, or other financial statement. Record used in normally are store ledger record specifying quantity-wise receipt, issue and balance together with values in chronological sequence. अभी chronological sequence का तो आपको पता होना चाहिए, जो एक मतलब कि एक स्टेप वाइज चल रहा होता है मामला। ठीक हो गया। परपेचुअल सिस्टम का आपको मैंने ये बता दिया कि ये कंटिन्यूस किस्म की कैलकुलेशन है और आपने हर एंट्री जो है या हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको अपडेट करना है। अभी इसके एडवांटेजेस क्या हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। इट प्रोटेक्ट्स मटेरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस। ठीक हो गया कि कंटिन्यूस कैलकुलेशन की वजह से आपको पता होता है कि आपका मटेरियल कम या चोरी नहीं हुआ, इसे इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉइलेजेस। इस इन्वेंट्री सिस्टम से आपको ये भी आइडिया होता है कि जी आपका जो इन्वेंट्री सिस्टम है, जो आपका जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स पड़े हुए हैं या जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी वेस्टेज कम हो। नंबर 3, थ्रू दिस सिस्टम इन्वेंट्री लेवल्स कैन बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व्ड। मतलब कि इस इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें आप एक ना हद मुकर्रर कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता होता है कि इस हद के बाद आपने इन्वेंट्री दोबारा ऑर्डर वगैरह करनी है या इस जो लेवल है इससे ज़्यादा इन्वेंट्री आपने स्टोर नहीं करनी है। नंबर 4, इट सर्व एज ए मॉरल चेक। मतलब कि ये एक मॉरल चेक है कि जी आपको ये बाउंड कर देता है कि जी आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको देखते रहें वक्तन फ़क्तन। उसके बाद नंबर 5 है, इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। ये जो है जी ये भी जो इन्वेंट्री की जो मूवमेंट है उसको हाईलाइट करता है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री है आइदर वो स्टॉक आउट्स की तरफ ना चली जाए या इतनी ज़्यादा स्टोर ना हो जाए कि जी उसकी जो कॉस्ट है वो वेस्टेज की तरफ चली जाए। ये दो चीज़ें जो हैं इनको ये परपेचुअल सिस्टम में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं या इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग। मतलब कि इस इन्वेंट्री सिस्टम की वजह से जो आपकी इन्वेंट्री है वो फिज़िकल काउंट होती रहती है। इसी तरह हर सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का जो डिसएडवांटेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, क्योंकि कंटिन्यूस कैलकुलेशन है तो कम्प्लेक्स होगा। इट इज़ कॉस्टली, फ्रीक्वेंटली फिजिकल काउंटिंग की वजह से ये सिस्टम जो है कॉस्टली भी होता है। कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड। ये जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें ये सिस्टम यूज़ होता है और कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन इसमें होती हैं। ये आगे फर्दर इस लेक्चर में हम देख भी लेंगे। सफिशेंट टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपके पास सफिशेंट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, और वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और फिजिकल सिस्टम। इसमें क्या होता है जी, आपने जस्ट जो आपकी इन्वेंट्री होती है आप उसको एक दफ़ा एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उस पर आप उस एक्सपेंस को आप एक ही कैलकुलेशन एक ही बार में तमाम चीज़ों को ना एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको फॉर्मली पढ़ते हैं।
Under the system, the value of inventory is determined at the end of year through a physical count of inventory in stores and warehouses. It does not maintain a continuous record of movement of each inventory item. वही बात जो मैंने आपको बता दी है। अभी इसके जिस तरह परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसी तरह इस जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है या फिजिकल सिस्टम है, इसके भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी सिंपल, सादा सा तरीका है। इट इज़ वेरी चीप, क्योंकि आपको बार बार कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, बार बार उसकी काउंटिंग नहीं करना पड़ती, ये सस्ता तरीका भी है। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, सेम बात, और नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। इस पीरियोडिक सिस्टम जो इस इन्वेंट्री के लिए आपको किसी किस्म का टेक्निकल नॉलेज, मतलब कोई ख़ास किस्म का टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जिस तरह की दुकानदार है वो भी इसी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तौर पर अपनी जो इन्वेंट्री है या अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन कर रहा होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट्स मटेरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने जो तमाम कैलकुलेशन है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जाके करनी है। नो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉइलेजेस। उसके बाद नंबर 3 है इन्वेंट्री लेवल्स कैन नॉट बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व। नंबर 4, मतलब कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस हैं उसको अगर आप उसका नेगेटिव बना लें तो उसके पीरियोडिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस वो बन जाएंगे। उसके बाद ये नीचे एंट्रीज़ हैं, ये एंट्रीज़ किस तरह आप करेंगे जी? लेट्स सपोज कि आप ना क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं इन्वेंट्री को, तो अभी आप क्या करेंगे जी? इन्वेंट्री को आप डेबिट कर लेंगे और अकाउंट पेएबल को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किया है तो आपके पास इन्वेंट्री एज एसेट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो अकाउंट्स पेएबल होंगे वो डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है पीरियोडिक, उसमें क्या होता है, जब आप क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं तो आप परचेजेस के जो अकाउंट्स होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो गया। अगर इन केस कि आप जो अपनी इन्वेंट्री है उसको क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, इन्वेंट्री मीन्स इन्वेंट्री को आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है ना, आप फिनिश गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं, तो फिर क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल डेट हो जाता है और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता है। ये तो वो एंट्री होगी जो हमने नॉर्मली अकाउंट्स में करनी होती है। उसके बाद हमने अभी अपनी जो इन्वेंट्री है उसको अपडेट करना है। जैसे ही हमने क्रेडिट पे सेल्स की है तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स क्या होंगी जी? क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स हमारी बढ़ जाएंगी, तो इसलिए हम उसे डेबिट कर देते हैं और हमारी इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कि अभी हमारी इन्वेंट्री अपडेट होगी, क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल्स की हैं इसलिए अभी हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है, तो इसको हमने मैनेज कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है, जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, जस्ट क्या दो अकाउंट्स जो नॉर्मली आप अकाउंट्स मतलब लेजर बुक में जो आपने जस्ट दो अकाउंट्स या टी टाइप अकाउंट्स हैं उनको सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल को आप डेबिट कर रहे हैं और जो सेल्स रेवेन्यू है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और इन्वेंट्री का कोई चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि आपने जो इन्वेंट्री है पीरियोडिक सिस्टम में वो एट द एंड जाके जब आप फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो आप तब जाके उसको एडजस्ट करेंगे। अभी थर्ड है जी इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब जी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया तो क्या एंट्रीज बनेगी? परपेचुअल सिस्टम में आप किसी किस्म की एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है उसको साथ साथ अपडेट कर लिया। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, एंड पे एंट्री क्या होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से ओपनिंग इन्वेंट्री को जो माइनस करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में को डेबिट कर देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, जो एंडिंग इन्वेंट्री चल रही होती है मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है उसको क्रेडिट कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो गया। अभी ये लास्ट वाली एंट्री जो है एंट्री रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये आपने एडजस्ट की है जी पीरियोडिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा आपने कंप्लीट कर लिया, उसमें से जो आपकी इन्वेंट्री जो आपने लास्ट ईयर की इन्वेंट्री थी उसको आपने माइनस कर लिया, और जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है उसको
ऐड कर लिया, ठीक है, मतलब कि क्रेडिट और डेबिट का आपको चक्कर पता होना चाहिए। तो इस तरह ये इंट्रीज जो आप लोग सारी मेंटेन करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स आ जाते हैं। 3 किस्म के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, इसे FIFO भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे LIFO भी कहते हैं। और तीसरा है वेटेड एवरेज। ये 3 किस्म के इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स हैं। मतलब कि इन 3 तरीक़ों से जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो मेथड है कि जो आपने इन्वेंट्री पहले ख़रीदी है उसको आप पहले यूज़ करेंगे। और जो दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें क्या होता है कि जो आपने इन्वेंट्री ख़रीदी है लास्ट पे, मतलब कि जो लेटेस्ट इन्वेंट्री होगी वो पहले यूज़ हो जाएगी। और वेटेड एवरेज में क्या होता है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री है उसका कंबाइन करके आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी हम इनको फॉर्मली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस मेथड assumes that the goods firstly received in the stores are produced firstly at the first ones to be delivered to the requisition department। क्या है जी वही बात कि जी अगर आपने कोई गुड्स या कुछ मटेरियल जो है पहले परचेज़ किया या फिनिश गुड्स की तरफ चले जाते हैं, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को आप देखना चाहें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कि जो फिनिश गुड पहले बनी है आपने उसकी सेल पहले करनी है। ठीक हो गया, इतना वो सिंपल आपने इसको याद करना है कि जो चीज़ पहले बनी है उसको आपने पहले सेल करना है। या जो इन्वेंट्री आपने पहले परचेज़ की है इन केस ऑफ रॉ मटेरियल तो उसको आपने पहले इस्तेमाल करना है। तो ये नीचे एग्जांपल में यही बताया गया। A bakery produces 200 loaves of bread on 1st of January at a cost of Rs 1 rupee each and 200 more on 2nd January and the rate of 1.25 each। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, इफ़ द बेकरी सोल्ड 100 loaves on 3rd June, मतलब कि अगर 100 पीसेज ऑफ ब्रेड जो है वो 3rd जून को अगर सेल आउट कर रही है तो क्या होगा जी, जो पहले उसने 1st जनवरी को बनाए थे 200 ब्रेड्स के लोब्स, उसमें से 100 जो है वो पहले सेल होंगे। बस ये इसी तरह है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यही है। अभी फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के। फर्स्ट इन गिव्स अस अ बेटर इंडिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री का जो सबसे बेटर इंडिकेशन है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन में भी, ये जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है हमारे। उसके अलावा जितने क्विज़ेज होंगे शायद उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए इसको आप इम्पोर्टेंट समझें और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो इंक्रीज नेट इनकम बिकॉज इन्वेंट्री दैट माइट बी सेवरल ईयर्स ओल्ड इज यूज टू वैल्यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जी नेट इनकम जो है उसको भी बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि हो सकता है कि जो इन्वेंट्री हमने पहले ख़रीदी थी वो कम कीमत पे हमने ख़रीदी थी, बजाय इसके जो इन्वेंट्री हम एंड पे ख़रीद रहे हैं वो उसकी कीमत पहले वाली इन्वेंट्री से ज़्यादा है। इस वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है या नेट इनकम जो होती है उसको बढ़ा देती है, ज़्यादा शो कर रही होती है। क्योंकि आपने कम कीमत पे चीज़ ख़रीदी, ज़्यादा पे बेच दी, तो इस वजह से ये आपकी इनकम ज़्यादा शो कर रही होती है। Increasing net income sounds good, but do remember that it is also has the potential to increase the amount of taxes that a company must pay। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि नेट इनकम हमारी ज़्यादा है, लेकिन जितनी हमारी नेट इनकम ज़्यादा होगी, मतलब कि जितना प्रॉफिट हम ज़्यादा ज़्यादा एक्वायर कर रहे होंगे उतना उस पर टैक्स ज़्यादा होगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस पहले हैं जी, इट इज़ द मेथड that most people feel logically as correct since it assumes that stock issues are made in order in which they are received। सिंपल सी बात है कि लोग इसको अच्छा समझते हैं कि जी हमने जो चीज़ पहले खरीदी थी हम उसको पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो चीज़ पहले बनाई थी हम उसको पहले सेल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा इसके एडवांटेजेस क्या है, इशूज़ प्राइसेस आर बेस्ड ऑन द प्राइसेस एक्चुअली पेड फॉर द स्टॉक। मतलब कि जो प्राइसेस हैं उसकी स्टॉक के मुताबिक एडजस्ट की जाती हैं। तीसरा जी है जी, इट इज़ एन एक्सेप्टेबल मेथड फॉर पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ये जो मेथड है ये एक्सेप्टेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉम्प्लिकेट स्टॉक रिकॉर्ड एज इशूज हैव टू एनालाइज बाय डिलीवरी। जी कॉम्प्लिकेट किस तरह कर देता है भाई कि जी कीमत का जो रद्दो बदल होता है, जी पहले आपने कुछ अर्सा पहले जो इन्वेंट्री खरीदी होती है या कुछ
अर्सा पहले जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा था एज इन्वेंट्री, उसकी कीमत कम होती है तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि अभी इन्वेंट्री आहिस्ता आहिस्ता महंगी हो रही है या मुश्किल हो रहा है। इसके बाद इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, इश्यूज फ्रॉम स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस पेड, दिस कोड इन्फ्लुएंस कॉस्टिंग ऑफ द वर्क डन एंड मे अल्टीमेटली अफेक्ट द रेवेन्यू। मतलब इसमें ये होता है जी, आप जो इन्वेंट्री होती है उसको लेटेस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि जो जिस मतलब कि प्राइस पे आपने उसको ख़रीदा होता है आप उसी पे उसको डील कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो। इसमें जो आपने इन्वेंट्री लेटेस्ट परचेज़ की होती है उसको आप पहले यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी वही लास्ट वाली एग्जांपल में से उन्होंने लिया जी, आप वही ब्रेड्स बने हैं 200 फर्स्ट जनवरी को 1 रुपी ईच पे, और उसके बाद 3 जनवरी को जो ब्रेड्स बने हैं 200 वो 1.25 ईच पे। अगर ऑर्डर आ जाता है 100 ब्रेड्स का तो हम क्या करेंगे, जो 3 जनवरी को बना है उसमें से हम 100 सेल कर देंगे जी। तो ये लाइफो मेथड है। इसके फीचर्स क्या हैं, लाइफो इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री के लिए ये लाइफो मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक्स में ऐसे पड़ी रहे और ख़राब हो जाए, तो इसलिए लाइफो मेथड जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। इसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है कि आपने जितनी भी इन्वेंट्री परचेज़ की होती है उसका एक एवरेज जो प्राइस होती है, एवरेज कॉस्ट आप निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से आप उसको डील कर रहे होते हैं और उसकी उसी के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं। दिस मेथड रिकैलकुलेट्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ईच टाइम आ न्यू डिलीवरी इज़ रिसीव्ड। जब भी नई इन्वेंट्री आती है तो इसकी आप एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं ताकि आप उसको उसी तरह डील कर सकें। Whenever an inventory is issued are then recorded at this weighted average price। जब भी आप वो इन्वेंट्री जो इशू करते हैं या सेल करते हैं तो जो उसका रिकॉर्ड है वो आप उसी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है उसी पे आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इट टेक्स द वेटेड एवरेज of all units available for sale during the accounting period. The formula to calculate the weighted average rate, जी वेटेड एवरेज रेट या कह सकते हैं जी जो आप एवरेज कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस वो किस तरह निकालेंगे जी, जो टोटल कॉस्ट होगी, मतलब कि जो फर्स्ट आपने पहले परचेज़ की इन्वेंट्री परचेज़ की और दूसरी जो इन्वेंट्री परचेज़ की उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसको आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू निकल आएगी एक एवरेज प्राइस की। उस एवरेज प्राइस पे फिर आपने डील करना है। अगर ये सेम नीचे जो एग्जांपल दी हुई है जी वही कि आपने जो पहले ब्रेड्स बनाए थे वो 1 रुपी पे थे, उसके बाद आपने दूसरे जो ब्रेड बनाए वो 1.25 रुपीज़ पे थे, तो इसकी जो फिर एवरेज प्राइस है वो 1.125 आ गई है। अगर आप 100 ब्रेड्स बेचेंगे तो वो 112 रुपीज़ पर पीस के जो है ना वो आप उसको बेचेंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट देखें जी, पीरियोडिक सिस्टम में आपने उसको जी बताना है कि जी कैलकुलेट करनी है हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ईच ऑफ द कॉस्टिंग मेथड्स, मतलब कि जो तीनों मेथड्स हैं उसके मुताबिक हमने एंडिंग इन्वेंट्री का हमने बताना है। डाटा क्या दिया हुआ है जी, 1 जनवरी को 100 यूनिट्स रिसीव हुए हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट की हिसाब से, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ बन गई। उसके बाद 5 जनवरी को जो हमें हमारे पास जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं वो हैं जी 100 रुपीज़ के हिसाब से। 100 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, उसकी जो प्राइस है वो 11 रुपीज़ और इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1100। और फिर 10 जनवरी को हमें जो रिसीव हुई है जी इन्वेंट्री या हमने परचेज़ की है इन्वेंट्री वो है जी 150 यूनिट्स और उसका जो रेट था वो 12 रुपीज़ है, तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है 1600 रुपीज़। तो पूरे साल के अंदर जब इस पीरियड के दौरान टोटल 300 यूनिट्स हमने सोल्ड आउट किए हैं। तो अभी हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द कॉस्टिंग मेथड, मतलब तीनों मेथड्स के हिसाब से हमने ये बताना है जी इनकी क्या क्या कॉस्ट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक तो आपको पता है जो इन्वेंट्री पहले हमने परचेज़ की है वही इन्वेंट्री हम पहले आउट करेंगे।
तो जब हम पहले वाली फर्स्ट 300 यूनिट सोल्ड हुए हैं तो इसका मतलब है 1 जनवरी वाली भी 100 उसमें से सोल्ड हो गए, 5 जनवरी वाले में से भी 100 सोल्ड हो गए, और जो 10th ऑफ जनवरी है उसमें से भी 100 सोल्ड हो गए। तो फिर जो 10th जनवरी वाली जो इन्वेंट्री है उसमें से 50 यूनिट्स बच जाते हैं, तो उसकी जो यूनिट प्राइस है वो 12 रुपीज़ है। तो 50 को हम जब फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 600 रुपीज़ जो है ना वो इसकी वैल्यू आ जाती है इन्वेंट्री की। उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये है कि जी जो लेटेस्ट इन्वेंट्री है, जो लास्ट पे हमने इन्वेंट्री परचेज़ की थी उसको हम पहले इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो गया जी, 300 यूनिट सोल्ड हुए हैं, 10th जनवरी को 150 यूनिट सोल्ड हो गए, वो निकाल लेंगे। उसके बाद 150 बच गए, और 5 जनवरी में से भी 100 सोल्ड हो जाएंगे, तो 250 यूनिट सोल्ड हो गए, 50 अभी भी रहते हैं। तो जो 1st ऑफ जनवरी है उसमें से 50 हम सोल्ड आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो 1st ऑफ जनवरी है उसके जी हम 50 यूनिट्स रह जाएंगे, और उसका जो रेट है वो 10 रुपीज़ है। तो जब हम 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 500 रुपीज़ निकल आता है। उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है। अभी वेटेड एवरेज मेथड के में हम जो क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइस हम किस तरह निकालेंगे जी, जो हमारे पास कॉस्ट है उसको हम ऐड कर लेंगे, उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। अभी ये टोटल कितनी बन जाती है, 3700 रुपीज़। ठीक हो गया। जब हम 3700 को डिवाइड करते हैं 350 से, तो ये हमारे पास 10.5714 रुपये पर यूनिट आ जाती है। तो 300 यूनिट सोल्ड हुए हैं तो 50 बच गए, तो 50 को हम जब 10.5714 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 529 रुपीज़ आ जाती है इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड था परपेचुअल सिस्टम, तो उसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है जी। परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो मैंने सोल्यूशन है वो अपने पास बना के रखा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक होगा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि जो 50 यूनिट्स हैं उसका रेट 40 रुपीज़ है, और इस तरह हमारा ये टोटल बैलेंस बन जाता है 2000 रुपीज़ का जी। हमारे पास जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फिर 1 जनवरी को हम परचेज़ करते हैं 200 यूनिट्स, और उसका रेट होता है 50 रुपीज़। उसके बाद 13th ऑफ जनवरी को हम फिर 150 यूनिट्स जो परचेज़ करते हैं, और उसका रेट होता है 60 रुपीज़। और उसके बाद 18th ऑफ जनवरी को हम 100 यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं, और उसका जो रेट है वो 75 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक हो गया। और उसके बाद एडिशनल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये जी, 11th ऑफ जनवरी को हम 60 यूनिट्स इशू करते हैं या सेल आउट कर देते हैं, या उसके बाद 20th ऑफ जनवरी को हम 150 यूनिट्स सेल कर देते हैं। इधर मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये जो हमारे पास डाटा होगा ये रिसिप्ट आर परचेज। ठीक हो गया। और उसके बाद जो नीचे डाटा है ये हमारा इशू और सोल्ड डाटा हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी हमने इसे परपेचुअल सिस्टम तीनों लगाने हैं। फर्स्ट परपेचुअल सिस्टम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो हमारी इन्वेंट्री सबसे पहले हमने परचेज़ की होती है उसको हमने सबसे पहले इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसको हमने हमेशा अपने एसेट के तौर पे लेना है। इसको हमने ना परचेजेस में लेना है ना इश्यूज़ में लेना है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा जो होता है वो हमारे एसेट के तौर पे होता है। उसको हमने एसेट वाले बैलेंस में लिखना है, जो हमारा बैलेंस चल रहा है उसमें। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 50 यूनिट्स, और उसकी यूनिट कॉस्ट है 40 रुपीज़। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल बैलेंस है वो 2000 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है। हमारा मतलब कि हमारे पास 2000 रुपीज़ की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके बाद 1 जनवरी को हमने 200 यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो ये हमारे पास जो है 10,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री हमने 1 जनवरी को परचेज़ की।
तो इसको हमने जब अपने पास रिकॉर्ड कर लिया तो हम इसको अलग-अलग अभी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी दो किस्म की इन्वेंट्री है, एक 40 रुपीज़ वाली है, एक 50 रुपीज़ वाली है। उसके बाद 11th ऑफ जनवरी को हमने 60 यूनिट्स जो हैं वो इशू कर दिए। ये 60 यूनिट्स जो है हमने सोल्ड आउट कर दिए। तो अभी क्या होगा जी, सबसे पहले जो इन्वेंट्री थी वो पहले जाएगी और उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री जाएगी। सबसे पहले इन्वेंट्री हमारे पास 50 यूनिट्स हैं, वो सोल्ड आउट हो गए 40 रुपीज़ वाले। उसके बाद 200 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो जाएंगे 50 रुपीज़ पर के हिसाब से। तो हमारे पास बैलेंस में 190 यूनिट्स बच जाएंगे, वो कौन से होंगे, 50 रुपीज़ वाले। ठीक हो गया। उसके बाद 30 ऑफ जनवरी को हम 150 यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी फिर जो बैलेंस में दो तरह की इन्वेंट्री हो जाएगी, एक 50 रुपये वाली और एक 60 रुपये वाली। उसके बाद 18 ऑफ जनवरी को फिर हम 100 यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी बैलेंस में तीन तरह की इन्वेंट्री पड़ी होगी, एक 50 रुपये वाली, एक 60 रुपये वाली और एक 75 रुपये वाली। अभी 20 ऑफ जनवरी को हम 150 यूनिट्स हैं वो हमने सोल्ड करने हैं या इशू करने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, FIFO मेथड, FIFO मेथड के मुताबिक पहले जो इन्वेंट्री है वो पहले इस्तेमाल होगी, दूसरी इन्वेंट्री बाद में इस्तेमाल होगी। तो 190 यूनिट्स में से 150 हमने सोल्ड आउट कर दी, जो पहले वाली इन्वेंट्री थी 50 रुपीज़ वाली, उसमें से हमारे पास अभी 40 यूनिट्स बच गए और बाकी इन्वेंट्री उसी तरह पड़ी हुई। तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री में तीन तरह की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 75 रुपीज़ वाली। और टोटल जो हमारे पास यूनिट्स है 290 यूनिट्स हैं। इसको अब अगर आपने कोई एक समझने वाली बात में अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह देखेंगे जी, हमारे जो टोटल इन्वेंट्री इशू हुई है वो कितने रुपीज़ की थी। तो ये हमारे पास बन जाती है 10,000 रुपीज़ की। और जो हमारे पास जो अभी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने रुपीज़ की और कितने किस्म की पड़ी हुई है, तो ये हम उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है लाइफो मेथड। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री हमने लेटेस्ट परचेज़ की होती है उसको हम पहले इशू कर देते हैं। वही सेम ओपनिंग बैलेंस को हमने एसेट के तौर पे ले लिया। 1 जनवरी को हमने 200 यूनिट्स परचेज़ किए, तो हमारे पास दो तरह की इन्वेंट्री आ आएगी बैलेंस में। उसके बाद 11 जनवरी को हमने 60 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं। तो हम लास्ट जो इन्वेंट्री हमने जो लेटेस्ट इन्वेंट्री हमने परचेज़ किया वो है 200 यूनिट्स 50 रुपीज़ वाली। तो उसमें से हम 60 यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड आउट कर देंगे। तो हमारे पास अभी दो इन्वेंट्रीज रह गई हैं, एक 50 यूनिट्स 40 रुपीज़ वाले और 140 यूनिट्स 50 रुपीज़ वाले। उसके बाद हमने 150 यूनिट्स 30 ऑफ जनवरी को दोबारा परचेज़ किए 60 रुपीज़ के हिसाब से। तो अभी हमारे पास बैलेंस में तीन तरह की इन्वेंट्री पड़ी है। फिर 18 ऑफ जनवरी को हमने फिर 100 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, तो अभी हमारे पास बैलेंस में चार तरह की इन्वेंट्री आ गई। और जब हम 20 जनवरी को 150 यूनिट्स जो हैं, मतलब 150 यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड आउट कर देते हैं, तो वो हमने लाइफो मेथड के मुताबिक लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से देखना है जी। सबसे पहले लास्ट वाला जो है 100 यूनिट्स वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद 50 यूनिट्स और बच जाते हैं। तो 50 यूनिट्स जो हैं वो हम 60 रुपीज़ वाले जो लास्ट वाले हैं उसमें से इशू कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस में तीन तरह की इन्वेंट्री रह जाएगी। तो वही समझने वाली बात है कि आपने किस तरह किसी को बताना है इस डाटा को, यही कि आपने जो इन्वेंट्री इशू की है उसकी क्या मालियत थी या उसकी क्या प्राइस थी, और जो आपके पास इन्वेंट्री अभी स्टोर्स में पड़ी है उसकी क्या मालियत है, आप यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके बाद तीसरा इन्वेंट्री मेथड है परपेचुअल सिस्टम में वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में आपको पता है हमने एवरेज कॉस्ट के हिसाब से चलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हम अपने एसेट में ले लिया। उसके बाद 200 यूनिट्स जैसे हम परचेज़ करेंगे, 200 यूनिट्स परचेज़ किए तो हमारे पास अभी 250 यूनिट्स हो गए। तो टोटल मालियत का कितना हमारे पास अभी इन्वेंट्री है वो 12,000 रुपीज़ है। जब हम 12,000 को 250 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाती है 48 रुपीज़। ठीक हो गया। अभी हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी यूनिट कॉस्ट है 48 रुपीज़। अभी हम जो भी इशू करेंगे वो 48 रुपीज़ के हिसाब से इशू करेंगे फर्दर, जब तक हम नई परचेज़ नहीं करते। तो 11 जनवरी को हमने 60 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं। तो 250 यूनिट्स से जब हम 60 यूनिट्स इशू कर देते हैं या सोल्ड आउट कर देते हैं तो वो 48 रुपीज़ के हिसाब से इशू होंगे। तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट हो जाएगी वो 2,880 रुपये हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारे पास बैलेंस में होगा वो 190 यूनिट्स होंगे 48 रुपीज़ के हिसाब से। और जो इसकी प्राइस है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो 9,120 रुपीज़ होगी।
उसके बाद 13 जनवरी को हमने 150 यूनिट्स परचेज़ किए, उसको हमने एडजस्ट किया। 18 जनवरी को भी हमने 100 यूनिट्स परचेज़ किए, उसको भी एडजस्ट किया। तो हमारे पास 18 जनवरी को टोटल यूनिट्स 440 होंगे और उनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 58.22 रुपीज़ है और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 25,620 रुपीज़ है। जब हमने अभी लास्ट 20 जनवरी को 150 यूनिट्स इशू करने हैं तो उनकी जो यूनिट कॉस्ट होगी 58.22 रुपीज़ होगी और हम हमारा जो इसकी प्राइस होगी वो 8,734 रुपीज़ का हमने इन्वेंट्री इशू की है। तो इसको जब हम माइनस कर देते हैं लास्ट वाले बैलेंस में से तो हमारे पास इसकी प्राइस निकल आती है जी, हमारे पास अभी इन्वेंट्री में कितनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस सीरीज़ को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।